नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रपति की चुनाव विधि की आलोचना। आलोचना में फर्स्ट पॉइंट है यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली नहीं है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को कहेंगे हम ये। अब इसमें पहले तो ये जान लो कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है। अनुपातिक माने अनुपात में। ये जो प्रणाली है इसमें जब चुनाव होते हैं, कुछ एक देशों में है ये व्यवस्था, तो वहां हर निर्वाचन क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक सदस्य चुनाव जीतने के लिए होते हैं। माने हर निर्वाचन क्षेत्र से, हमारे देश में क्या है, हर निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाता है, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। लेकिन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में हर निर्वाचन क्षेत्र से 2 या 2 से अधिक सदस्य चुने जाने होते हैं। एक तो इसकी ये विशेषता है। दूसरा, उसमें हर निर्वाचन क्षेत्र में जितने वोट हैं, एक सीट पर जितने वोट पड़े हैं, जिस राजनीतिक दल को जिस अनुपात में वोट मिले हैं उसी अनुपात में उसको सीटें मिल जाएंगी। माने किसी राजनीतिक दल को कुल वोटों का 2/3 मिला है तो उसको कुल सीटों का 2/3 सीटें मिल जाएंगी। माने जितने वोट हैं उस अनुपात में सीटें मिल जाती हैं। तो अब इसमें सोचो, राष्ट्रपति वाले में ये ठीक है, यहां किसका अनुपात निकालेंगे? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्र जो हैं वो बहुसदस्यीय होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति तो एक ही चुना जाना है। निर्वाचन क्षेत्र जो भी है उसमें एक ही राष्ट्रपति चुना जाना है। तो ऐसे में ये जो प्रणाली है जिसको राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा गया है, यह वास्तव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नहीं है, बल्कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है। ये उसी का ही आगे एक जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में ही आगे जो वर्गीकरण है उसमें आता है ये। तो इस प्रणाली को अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नाम ना देकर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली नाम देना चाहिए, कि जिसमें एक वोट दिया जाता है और उसमें प्राथमिकताओं का निर्धारण होता है। यदि हर एक जो मतदाता है उसके फर्स्ट चॉइस के अनुसार यदि कोई भी उम्मीदवार वोटों का निश्चित कोटा प्राप्त नहीं कर पाता तो फिर सेकंड चॉइसेज का नंबर आता है। वो भी कौन से वोटों में? जिस उम्मीदवार ने सबसे कम वोट प्राप्त किए हैं उसके जो वोट हैं वो फिर से खोले जाते हैं और उसमें सेकंड प्रेफरेंस देखी जाती है। तो ऐसे में ये जो प्रणाली है ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का सही और वास्तविक रूप नहीं है, क्योंकि ये एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र है। सेकंड है, इसमें प्राथमिकता देनी अनिवार्य नहीं। अब इसमें क्या व्यवस्था है कि जितने भी मतदाता हैं वो जब मतदान करेंगे तो बैलेट पेपर पर, मतपत्र पर जितने उम्मीदवार हैं उनके नाम हैं और जो भी मतदाता है उनको अपनी प्रेफरेंस देनी है, अपनी पसंद देनी है कि पहली पसंद ये, दूसरी पसंद ये, तीसरी पसंद ये। जितने जो उम्मीदवार हैं सबको एक क्रम संख्या देनी है अपनी पसंद के अनुसार, लेकिन ये कोई अनिवार्य नहीं है। देनी है यहाँ तक ठीक है, संविधान में ये अनिवार्यता नहीं लिखी गई है कि जरूर देनी है प्राथमिकता। तो यदि मतदाता प्राथमिकता नहीं लिखते, सिर्फ एक ही टिक करके छोड़ देते हैं कि ये उम्मीदवार, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को कोई नंबरिंग नहीं देते, और उसमें पहली मतगणना में जो मतगणना का जो पहला राउंड होगा उसमें यदि किसी उम्मीदवार को मतों का स्पष्ट कोटा, निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होता तो सेकंड राउंड की मतगणना ही नहीं हो पाएगी। एक संवैधानिक गतिरोध वहां आ जाएगा, क्योंकि संविधान में इसके बारे में फिर आगे कुछ भी नहीं लिखा गया।
नेक्स्ट है इसमें भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता। जो भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में असमानता, ये इतनी जटिल व्यवस्था की क्यों गई? क्योंकि ये माना गया कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य तो बहुत सारे हैं और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य कम हैं, तो ऐसे में दोनों के जो वोटों की संख्या है वो बराबर रहे। जैसे मैंने आपको बताया था पीछे कि जो एक विधायक की वोट वैल्यू जानने का फार्मूला है, उस फार्मूले के अंतर्गत जो हरियाणा का विधायक है उसकी वोट वैल्यू आती है 112, यही आती है ना। और 90 विधायक है, 112 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10,080। और इसी तरह से हर स्टेट का निकालना था, तो इसमें हर स्टेट का इस तरह से जब टोटल निकाला वोट वैल्यू का, तो वो कितना आया था? 549474 इतना आया था, जिसको हमने 776 से डिवाइड किया था। 708 जो है वो सांसदों की वोट वैल्यू आई थी। पीछे पढ़ चुके हो ना ये सारा। तो इसमें अब ये जब सारे विधायकों की वोट वैल्यू टोटल की गई वो आई 549474, उसको हमने लोकसभा और राज्यसभा की जो सदस्य संख्या थी निर्वाचितों की उससे डिवाइड करा, 708 आ गया। तो ये उद्देश्य क्या था इसका? इसका उद्देश्य क्या था इतनी जटिल प्रणाली का? माने जो राज्यों के विधायक हैं उनकी वोट वैल्यू 549474 है, तो और दूसरी ओर जब यदि हम 776 को 708 से गुणा करते हैं तो ये भी टोटल वोट वैल्यू कितनी आ गई? 549474। माने सांसदों की भी टोटल वोट वैल्यू इतनी बन गई। 708 को हम 776 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखने में तो ये है कि एक उन्होंने संतुलन बना दिया, लेकिन वास्तविक स्थिति हम देखते हैं। अब हरियाणा के विधायकों की वोट वैल्यू है 10,080 और दूसरी ओर जो यूपी के विधायक है उनकी वोट वैल्यू है 88,400। आगे अंतर, जिधर यूपी के वोट जाएंगे अपने आप ही पलड़ा उधर भारी होगा। तो ये जो स्थिति है, तो जिस उद्देश्य के लिए इतनी जटिल प्रणाली रखी गई थी वो उद्देश्य इसमें पूर्ण नहीं होता कि बड़े राज्यों का प्रभाव फिर भी अधिक रहेगा। उनके विधायक ज्यादा है तो उनकी वोट वैल्यू, उनकी जनसंख्या भी ज्यादा, विधायक भी ज्यादा, तो उनकी वोट वैल्यू भी ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट है इसमें चुनाव दलों के आधार पर। जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इतनी कठिन विधि इसलिए रखी, उन्हें लगा था कि जो राष्ट्रपति है वो दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए, देश का सर्वोच्च पद है, तो राजनीतिक दलों के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव ना हो। इसलिए ये जो इतनी जटिल विधि थी वो रखी थी। लेकिन जहां प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में चुनाव होंगे और जहां चुनाव होंगे वहां राजनीतिक दल तो होंगे ही होंगे। तो राष्ट्रपति का चुनाव भी इस दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाया। राष्ट्रपति पद के लिए जितने भी उम्मीदवार का नाम पहले घोषित किया जाता है ना, उसके बाद ही चुनाव होता है। हमेशा राजनीतिक दलों ने अपने अलग उम्मीदवार खड़े किए हैं अलग अलग, और राजनीतिक दलों के आधार पर ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इतनी जटिल प्रणाली रखने का जो उद्देश्य था वो पूर्ण नहीं हुआ। नेक्स्ट है इसमें अशिक्षित निर्वाचकों के लिए कठिनाइयां। कि ये जो राष्ट्रपति की चुनाव विधि है, अब जिन्होंने वोट देना है, किसने देना है? विधायकों ने और सांसदों ने। और हमारे देश में विधायकों और सांसदों का शिक्षित होना कोई जरूरी नहीं है।
नहीं है ना, अशिक्षित भी चुने जा सकते हैं। अब तुम लोग फर्स्ट ईयर में हो, कॉलेज में हो, इस राष्ट्रपति की चुनाव विधि को पढ़ के चक्कर आ रही है, तुम्हें कठिन लग रही है ना, तो बताओ अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति हो वो इसको समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। माने बिना समझे वो अपना मतदान करेगा, किसके लिए? देश के सर्वोच्च पद के लिए, जो कि अपने आप में फिर उचित नहीं है। क्लियर है यहाँ तक?